रेडियो में 90.0 एफएम ट्यून किया है आपने अपने दोस्त और होस्ट आरजे ऋषभ के साथ, और मेरे साथ में है आरजी धर्मेंद्र कुमार पांडे। स्मार्ट के सौजन्य से चलाया जा रहा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के तहत आज हम बातचीत करने वाले हैं गर्भवती महिला का पहला तिमाही पोषण, जिसका सटीक जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर बीके वर्मा जी। तो सर, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्टूडियो में। सर, जैसा कि उम्मीद रेडियो लगातार हमारे समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का काम कर रहा है, जिसमें लगातार हम अपना एक खास सीरीज भी चला रहे हैं जिस कार्यक्रम का नाम है सेहत सही लाभ। और इस कार्यक्रम के तहत आज हम बातचीत करने वाले हैं कि गर्भवती महिला का पहला तिमाही पोषण जो होता है पोषण, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं ताकि हमारे महिलाओं को सटीक जानकारी मिल सके और किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो उनसे। जिसके लिए सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि आप हमें ये बताएं कि गर्भवती महिला के लिए पहला तिमाही मतलब पहला 3 महीना जो होता है गर्भवती महिलाओं के लिए वह क्यों महत्वपूर्ण है? जी, गर्भावस्था की पहली तिमाही में भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। यही वह समय होता है जब शिशु के अंग विकसित होने लगते हैं, खासतौर पर हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र। अगर इस समय सही पोषण न मिले तो यह शिशु के समय समग्र विकास को प्रभावित कर सकता है। जी 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 जी। तो जैसे ही महिला को पता चले कि वो गर्भवती है, उस टाइम उसे क्या करना चाहिए सर? जब ये पता चल गया कि गर्भवती महिला पता चलते ही जल्द से जल्द किसी नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सरकारी या निजी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण कराना चाहिए। और इससे उसे नियमित स्वास्थ्य जांच इसमें जरूरी है, उसमें जरूरी दवाइयां और सरकारी योजनाओं का लाभ जिससे उनको मिल सके। जी सर, अगर कोई महिला पंजीकरण करवा लेती है तो उस पंजीकरण से उस महिला को क्या लाभ होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि लाभ तो बहुत से मिलेंगे। नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर जाकर गर्भावस्था का पंजीकरण करा सकती हैं। यहाँ मुफ्त जांच, दवाएं, वैक्सीन और डिलीवरी की सेवाएं उनको मुफ्त मिलती है। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जी जी। वैसे सर, थोड़ा सा जानकारी अभी अगला सवाल निकला है। आंगनबाड़ी केंद्र या आशा दीदी के पास पंजीकरण अगर करवा भी रहे हैं तो यह लाभ मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र या आशा वर्कर के पास पंजीकरण कराते हैं तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। जी, गाँव और छोटे शहरों में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करते हैं और उन्हें जरूरी सलाह भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सरकारी योजनाओं का लाभ यहीं से ही मिलता है। बिल्कुल सही बातें आप सर बता रहे हैं ताकि हमारे जो भी श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं वो इससे लाभान्वित हों। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है, तो यह सरकारी योजनाएं क्या है और इनके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMY इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है। और जननी सुरक्षा योजना JSY गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव और देखभाल के लिए सहायता दी जाती है। ममता योजना राज्य सरकार की योजना है। कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता और पोषण की सुविधा दी जाती है। जी सर, अगर हम केवल आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें तो क्या ये उस पर भी आएगा? देखिए, पंजीकरण तो कहीं भी करवाएं तो सुविधा सारी मिलेगी, जितनी सुविधा होती है गवर्नमेंट द्वारा सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ और किफायती बनाना है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह केंद्र बेहद उपयोगी है, खासकर पहले 3 महीने, प्रथम तिमाही में जब विशेष देखभाल की जरूरत होती है, विशेष उपयोगी है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें केवल पहला तिमाही यानी 3 महीने और उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भूमिका की, तो हमें वहाँ पाई जाने वाली सुविधा के बारे में बताएं। जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गर्भावस्था की शुरुआती जांच और पंजीकरण बहुत जरूरी है। गर्भधारण की पुष्टि होते ही महिला को नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण करवाना चाहिए। यहाँ मातृ सुरक्षा कार्ड PCMCP कार्ड जारी किया जाता है। इसमें पूरे गर्भकाल के दौरान मेडिकल हिस्ट्री दर्ज की जाती है। उन्हें निःशुल्क ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जांच की सुविधा मिलती है। और साथ ही उन्हें फोलिक एसिड की गोली भी खिलाई जाती है, दी जाती है। आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती है जो भ्रूण के विकास में उनकी मदद करती है। डॉक्टर साहब, क्या ये सारी सेवाएं निःशुल्क और फ्री? हाँ जी। हाँ, गर्भवती महिलाओं को यही नहीं और भी बहुत सी निःशुल्क सेवाएं मिलती हैं। जितना मैंने बताया तो सब निःशुल्क है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जैसे कि फ्री ANC एंटी नेटल चेकअप, मतलब पहले जो बच्चा जब होता है पहली बार तिमाही में तो ये फ्री चेकअप होता है। इसमें मौजूद है ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन जांच, वजन, शुगर टेस्ट, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, ये फ्री होता है। और शिशु की हृदय धड़कन की जांच, फिर जैसे हो गया टेटनस का टीका या पहली तिमाही में लगाया जाता है जब बच्चा टेटनस से सुरक्षित रहे, ये सब सारी सुविधाएं उनको निःशुल्क मिलती है। जी। क्या डॉक्टर साहब दवाएं भी फ्री मिलती हैं? हाँ जी, हाँ भाई, देखिए, गर्भवती महिला को गर्भावस्था से जुड़ी सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। मैंने पहले बताया कि सारी सुविधाएं, सारी जांच, सारे अल्ट्रासाउंड, सारी सब कुछ, फोलिक एसिड, आयरन सब मुफ्त मिलती है। सर, मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं और ये दवाइयां क्यों जरूरी है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए फोलिक एसिड जरूरी है, जो यहाँ फ्री मिलता है। वैसे तो ये आंगनबाड़ी में आशा दीदी के पास भी मिल सकती है। फिर भी एनीमिया से बचाव और हड्डियों को मजबूती के लिए आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश आपसे होगी हमारी। जब सरकार इतनी बचत करवा ही रही है और इतनी गोलियां मुफ्त में दे रही है, फिर भी बच्चे और माँ इतनी एनीमिक आखिर क्यों?
देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी कई महिलाएं जानकारी होने के बावजूद जी। गर्भावस्था के दौरान आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की गोलियां नहीं लेती हैं, जिससे न सिर्फ उनका बल्कि उनके आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। माँ एनीमिक होगी तो बच्चा भी एनीमिक होगा। गर्भ में पल रहा शिशु माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेता है, जिससे माँ की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, तो बच्चे का खून और मस्तिष्क माँ के शरीर से ही विकसित होता है। इसलिए आयरन और कैल्शियम लेना जरूरी है। जो माँ नहीं लेती है उनके बच्चे कमजोर होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर माँ को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जी। तो शिशु में जन्मजात विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। जी जी तो पहले 3 महीने में सही खान पान बेहद आवश्यक है। जी, जी। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भवती महिला के लिए और क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं सर? देखिए, मैंने तो पहले सब सारी सरकारी योजनाओं के बारे में बता दिया है। जी, जी। ये सरकारी योजनाएं सभी सरकारी केंद्रों पर मिलती हैं। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं का पोषण किट दिया जाता है। जी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो PMMVY के तहत पहली बार गर्भवती होने पर और पंजीकरण करवाने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। जी। लेकिन याद रहे, यह सहायता गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में पंजीकरण कराने पर ही मिलती है। अगर नहीं कराएंगे तो नहीं मिलेगी। संस्थागत प्रसव, अस्पताल में डिलीवरी के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। गरीब वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए या 1,400 की सहायता दी जाती है। 1,000 से लेकर 1,400 तक की सहायता दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रसव सेवाएं मिलती हैं। जन्म के बाद शिशु को निःशुल्क टीकाकरण भी लगाया जाता है, निःशुल्क लगाया जाता है जी, वो भी मिलता है जी। बिल्कुल सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हासिल करनी है। यह तो बहुत काम की जानकारी जी, जी, है बताइए। और हमें तो पूरी उम्मीद है कि केवल गर्भवती महिला ही नहीं बल्कि उनके पति, सास, ससुर जी। और घर वाले भी यह कार्यक्रम सुन रहे होंगे जी। और जान रहे होंगे कि इन सभी सेवाओं का लाभ पाकर वे अपने घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म सुनिश्चित करेंगे जी। और साथ ही अपने पैसे भी बचाएंगे। जी 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 लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ यह दवाइयाँ काफी हैं या माँ को अपने पोषण का और भी तरीकों से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी। ये दवाइयाँ सप्लीमेंट है यानी कि सहायक है। मैं आपको विस्तार से बताते हैं, जानकारी देते हैं कि पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। एक गर्भवती महिला को हरी पत्तेदार सब्जियां, जी। पालक, जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, दालें हुआ, अंकुरित अनाज हुए, जी। संतरा, चुकंदर, मूंगफली खून की कमी, एनीमिया से बचाव करता है। जी। और माँ के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बनाए रखता है। जी। इसके लिए वो चना, गुड़, अनार, सेव, सूखे मेवे, मांस, अंडे, हरी सब्जियों का सेवन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रोटीन और कैल्शियम के लिए सर? ठीक है, ठीक है। प्रोटीन माँ और बच्चे के लिए उत्तक का निर्माण करते हैं और वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, आवश्यक जी। है। तो प्रोटीन हमें मिलता है दालें, सोयाबीन, अंडा, दूध, पनीर, मछली, चिकन, ड्राई फ्रूट्स में। जी। कैल्शियम जरूरी है शिशु की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, जी। जिसमें जरूरी है, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, तिल, अंजीर और सूरज की रोशनी से विटामिन डी सब लोग जानते हैं, तो सूरज की रोशनी भी जरूरी है। तो थोड़ी देर धूप में जरूर जाके बैठे। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये लेकिन कई महिलाओं में शुरुआत में मछली और उल्टी की भी समस्या होती है। जी। ऐसे में वे सही आहार कैसे ले सकते देखिए, पहली तिमाही में हार्मोनल बदलाव के कारण जो है जी। मॉर्निंग सिकनेस, जी। यानी जो है मॉर्निंग सिकनेस जब होता है तो उनको उल्टी की संभावना बढ़ जाती है। तो सुबह के समय मतलब उल्टी की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। जी। इसके लिए उन्हें कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे उल्टी नहीं होगी। जैसे सुबह खाली पेट ना रहे, जी। बिस्तर में उठने से पहले कुछ खा लें, जैसे मछली या ब्रेड या रोटी, हल्का कुछ नाश्ते के समय ले लें। अदरक वाली चाय या नींबू पानी से मतली में राहत मिलती है। दिन भर से दिन में कम से कम भोजन करें। जी। बार बार भोजन थोड़ा थोड़ा लेते रहें। तला भुना मसालेदार खाना कम से कम खाएं और पानी ज्यादा पिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे, पानी कमी नहीं होने पाएगी, तो इम्यूनिटी कम आएगी। जी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसे भी लंच हैं जिसे नहीं खाना चाहिए महिलाओं को? हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। जैसे जंक फूड हुआ, फास्ट फूड हुआ, पैक फूड हुआ, ये सिर्फ कैलोरी बढ़ाते हैं, पोषण नहीं देते, शरीर को नुकसान करते हैं। ज्यादातर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीने से बचें, क्योंकि ये बच्चे की वजन का भी कमी कारण बन सकते हैं। तो पका अंडा या कच्चा मांस और मछली, इनमें कीटाणु हो सकते हैं, संक्रमण फैला सकते हैं। ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ज्यादा चीनी खाने से वजन बढ़ेगा और शुगर बढ़ सकता है। तो ये सब का परहेज अगर करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सच कह रहे हैं डॉक्टर। और निश्चित ही अभी तो हम लोगों ने पोषण पर तो बात करी डॉक्टर जी। साहब, लेकिन गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है क्या? इस पर भी कुछ कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव माँ और शिशु दोनों पर असर डाल सकता है। जी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिला खुश रहें और तनाव कम करें। इसके लिए योग और मेडिटेशन करें, परिवार से सपोर्ट लें, अच्छी नींद लें और आराम करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने पसंदीदा शौक पूरा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, गर्भावस्था से जुड़े कुछ आम मिथक भी जी। हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। जी। आप उस मिथक को बताएं कि क्या यह मिथक सही है या नहीं सही है। जी। जैसे पहला मिथक है कि अगर गर्भवती महिला को मीठा खाने की इच्छा होती है तो लड़की होगी, जी। और अगर तीखा या नमकीन पसंद आ रहा है तो जी। लड़का होगा। इस तरह जी। का मिथक भी हमारे समाज में है। जी। इस पर आप क्या कहना चाहते देखिए, सच्चाई गर्भावस्था मृगे बिंग्स खाने की इच्छा, हार्मोनल बदलाव और पोषण की जरूरतों के कारण होती है। इसका बच्चे के लिंग से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इससे कोई जी। जी। और दूसरा मिथक है कि गर्भवती महिला को दोगुना खाना चाहिए जी। क्योंकि वह 2 जिंदगियों को पोषण दे रही है। नहीं, देखिए, हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन गर्भावस्था में अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों को पोषण की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जरूरत से ज्यादा खाना खाना है। जी। संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी है, ना कि अधिक कैलोरी, इससे सही रहेगा। जी, बिल्कुल। और तीसरा मिथक है सर कि पपीता और अनानास खाने से गर्भपात हो सकता है। जी। इसलिए गर्भवती महिला को इनसे बचना चाहिए। ऐसा भी है क्या? नहीं, ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया इसमें कि सच्चाई क्या है कि पका हुआ पपीता पूरी तरह सुरक्षित है। जी। सिर्फ कच्चे पपीते में लेटेक्स होता है जो अधिक मात्रा में गर्भावस्था में संकुचन पैदा कर सकता है। अनानास को सीमित मात्रा में खाना सुरक्षित है। तो कच्चा पपीता खाने से क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि गर्भ खराब हो सकता है। जी। तो पका हुआ पपीता खाए तो कोई नुकसान नहीं। अच्छा। और चौथा मिथक है कि अगर गर्भवती महिला को बार बार सीने में जलन होती है जी। तो शिशु के सिर पर ज्यादा बाल होंगे। नहीं, सच्चाई ये नहीं। हार्ट बर्न हार्मोनल बदलाव होता है और पेट में बढ़ते दबाव के कारण होती है। इसके बच्चे के बालों से कोई संबंध नहीं है।
अच्छा। जी। पांचवा मिथक ये है सर कि गर्भावस्था में कोई भी शारीरिक गतिविधि करना हानिकारक हो सकता है। नहीं देखिए, हल्का व्यायाम करें, जैसे टहलना हुआ, प्रेगनेंसी योग हुआ, हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है या डिलीवरी को आसान बनाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें। देखिए एक मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जितनी पहले हमारी पुरानी माताएं बहनें थी जो बेहद ज्यादा फिजिकल ज्यादा करती थी, पेट में बच्चा फिजिकल करती थी, उनका डिलीवरी आराम से हो जाता था। आज ज्यादा आराम करने के चक्कर में पेल्विक बोन जाम हो जाता है, तो सीजन ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो हल्का व्यायाम करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। मिथकों में एक और मिथक आता है सर कि अगर महिला का पेट ऊंचा है तो लड़की होगी और अगर पेट नीचे की ओर है तो लड़का होगा। इस तरह का भी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ऐसा। लेकिन इसमें पेट का आकार माँ की बॉडी के टाइप से, मांसपेशियों की ताकत से और बच्चे की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके लिंग पर। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी जी। सातवां मिथक है हमारे समाज में कि गर्भावस्था में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर गर्भावस्था सामान्य है और डॉक्टर ने कोई रोग नहीं लगाई है तो उससे पूरी तरह सुरक्षित है, या माँ और पिता के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ाता है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा। आठवां मिथक है सर कि गर्भवती महिला को रोज नहाने से संक्रमण हो सकता है, इसलिए उसे स्नान करने से भी बचना नहीं, चाहिए। ये भी झूठा मिथक है। मतलब नहाना पूरी तरह सुरक्षित है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। केवल बहुत गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तो नहाना पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, एक मिथक और गांव में बहुत चलता है, चंद्रग्रहण के दौरान बाहर जाने से बच्चे को दोष या शारीरिक विकृति भी हो सकता है। नहीं, ये एक ऐसे भी एक अंधविश्वास है। जी। चंद्रग्रहण का माँ या शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी। सर 10वां मिथक है कि अगर महिला पहले 3 महीनों में अपनी गर्भावस्था के बारे में बताए तो बुरी नजर लग जाती है और गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से गर्भावस्था के पहले 3 महीने अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए कुछ दंपति से निजी रहना पसंद करते हैं। मतलब इसको सोच रखना कि बताया जाए, लेकिन इसका किसी नजर या अशुभता से कोई संबंध नहीं है। जी। उपयोगी जानकारी दिया जी। आपने, तो सारे भ्रम खत्म कर दिए। आज आखिर में आप गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ठीक है, अंतिम में मेरा यही संदेश है कि गर्भावस्था एक सुंदर यात्रा है। इसे तनाव मुक्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें, खुश रहें और नियमित चेकअप कराते रहें। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं, सही जानकारी रखना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अंधविश्वासों के बजाय विज्ञान और स्वास्थ्य पर भरोसा करें। और हाँ, मैं साथ में यह भी कहना चाहेंगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक बेहतरीन सुविधा है जहां महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा, पोषण, टीकाकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समय पर पंजीकरण कराएं और सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य। सर आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जो भी मिथक थे हमारे समाज में, जी, उसको आपने जी, तोड़ा। जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता इस चीज को समझे होंगे और डॉक्टर साहब ने जो बताया उसका पालन भी करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया सर हमें, आप इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, तो वैसे तो आप एक डॉक्टर भी हैं, ये सच है, और समाज सेवी भी हैं, वहीं एक वरिष्ठ कवि भी हैं। क्या स्वास्थ्य संबंधी कोई रचना इस वक्त आपकी पोटली में है? जरा हमारे श्रोताओं को आप जरूर सुनाएं इसको। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। मेरी तो मैं पढ़ता रहता हूँ कहीं कहीं। जी। तो श्रोता भी सुनने के जी लिए जी काफी- जी जी, ये स्वास्थ्य पर ही है। मतलब इसके करने से हमको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो इसी का मैंने कहा देखिए कि बीमारी का करो निदान, जी बीमारी का करो निदान और सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान। जी सूर्योदय से पहले उठना, जी। सूर्योदय से पहले उठना, खुली हवा में सदा टहलना, प्रातः काल करो स्नान, करो समय से नित जलपान, जी। समय से भोजन करें, समय से नाश्ता करें, समय से नित जलपान, करो नित्य घर आंगन साफ, पुण्य कमाओ करो न पाप, जी अधिक न जागो अधिक न सोओ, वक्त कीमती इसे न खो, जी। बर्मा करो रोज व्यायाम और करो नित प्राणायाम, बर्मा करो रोज व्यायाम और करो नित प्राणायाम, भोजन करो सदा सुपाच्य और विद्या करो हृदय में ग्राह्य, करो बड़ों का तुम सम्मान, सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान, बीमारी का करो निदान। थोड़ा भी आश्वस्त हो जाओ, डॉक्टर को तुम औषधि दिखाओ, थोड़ा भी आश्वस्त हो जाओ, डॉक्टर को तुम औषधि दिखाओ, डॉक्टर देगा उचित सलाह, बीमारी से मिले पनाह। चेहरे पर तनाव मत लाओ, अपना जीवन सुस्त बनाओ, चेहरे पर तनाव लाओगे जीवन तुम आश्वस्त पाओगे, इसलिए मत चिंता करिए, नीरस जीवन में रंग भरिए, हो जीवन बगिया उजियारी, कभी ना आने दो बीमारी, कभी ना आने दो बीमारी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी कविता के लिए। सर मैं यहाँ पर आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम को लेकर के। जी। उम्मीद रेडियो लगातार स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम को के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? देखिए, उमनी रेडियो स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है जी। और ये गांव गांव में जाकर के कैंपों के माध्यम से और जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं बराबर। तो इसलिए मैं इनको शुभकामनाएं देते हैं, थैंक यू भी कहते हैं, धन्यवाद भी देते जी। हैं। बहुत सा अच्छा कार्यक्रम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस शब्द से हमको और भी आगे चीजों को करने में प्रेरणा मिलेगी। नहीं, जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए लोग कहा ही जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जन जागरूकता अभियान के तहत सचेत भी किया आपने, और खासकर हेल्थ के प्रोग्राम पे भी इतनी अच्छी रचनाएं आपने जो पढ़ के सुनाई, कहीं ना कहीं हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और आने के लिए इतनी सारी चीजें बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दीजिए इजाजत आरजी धर्मेंद्र पांडे को और ऋषभ श्रीवास्तव को नमस्कार। नमस्कार।